आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक कार है, एक कार का द्रव्यमान हमें 1800 किलोग्राम दिया हुआ है। इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी को 1.5 मीटर हमें दिया हुआ है कि दोनों अक्ष जो हैं हम बोल सकते हैं उनको, पहला आगे के पहियों के लिए जो अक्ष है और दूसरे पिछले पहियों के लिए के जो अक्ष है उनके बीच की दूरी 1.8 मीटर दी हुई है। इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो अगली धुरी या आगे वाले अक्ष से 1.05 मीटर पीछे है, जबकि समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले एवं पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। तो देखिए, इसके आरे को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए, कार की संरचना के लिए हमने क्या कर दिया है, कार का भार जो 1800 किलोग्राम है उसे हमने गुरुत्वीय केंद्र के रूप में यहाँ पर मान लिया है। तो गुरुत्वीय केंद्र हमने कहाँ पर माना, उसकी स्थिति हमने यहाँ पर मान ली है, जिसकी दिशा नीचे की ओर। जो भार जो होता है हमेशा, मान लीजिए हमने गुरुत्वीय यहाँ पर केंद्र मान लिया है, जिसे हम CM से प्रस्तुत करते हैं, सेंटर ऑफ मास। इस पूरे निकाय के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, निकाय के लिए हम इस पूरे कार के लिए उसकी संरचना, उसके पहियों के साथ हम उसे निकाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका द्रव्यमान यहाँ पर W के रूप में, भार जो नीचे जाता है उसका मान दे दिया गया है 1800 यहाँ पर किलोग्राम के रूप में। ठीक है, ये केवल अभी लगने वाले द्रव्यमान को बता रहा है नीचे, तो जिसे हम यदि G से गुणा करें तो वो उसके भार को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार देखिए, कार के लिए हमने उसके अगले अक्षों को यहाँ पर इसे अगला अक्ष दिया है नाम, और पीछे जो है उसके इसे हमने पिछला अक्ष नाम दे दिया है। ठीक है, पिछला अक्ष, जहां अगले अक्ष में 2 पहिए मौजूद हैं और पिछले अक्ष में भी 2 पहिए मौजूद हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। तो हमने यहाँ पर दर्शा देते हैं कि यहाँ पर जो अक्ष है, पहला अक्ष और दूसरे अक्ष, उसके बीच की दूरी यहाँ से हमने इसे प्रेषित कर रखी है, जिसका मान है 1.8 मीटर के रूप में। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि अगला जो अक्ष है, गुरुत्व केंद्र जो है अगली अक्ष से 1.05 मीटर पीछे है। तो हमने उसकी स्थिति कहाँ पर ले ली, देखिए पहला पहिया यहाँ पर और गुरुत्व केंद्र की स्थिति कुछ इस तरफ है, तो हमने इसे ले लिया है इस दूरी को 1.05 मीटर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था। तो देखिए, बची हुई दूरी कितनी रहने वाली है, बची हुई दूरियों को यदि हम देखें तो ये हमारे लिए कितना होगा, इस बीच की दूरियां, इसे हम प्रस्तुत कर देते हैं कुछ इस तरह। तो इनके बीच बची दूरियां, पिछली जो अक्ष है, पिछले अक्ष से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी यहाँ पर कितनी आएगी, 0.75 मीटर। अब जैसा कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले एवं पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए, ये जो पहिए हैं, पहिए नीचे अपने भार के कारण नीचे पृथ्वी पर बल लगाएंगे, उसके बदले में उन्हें क्या प्राप्त होगा, उन्हें प्रतिक्रिया बल प्राप्त होगी। तो प्रत्येक पहिए हैं, तो पहियों की स्थिति हमने क्रमशः पहला पहिया, दूसरा पहिया, तीसरा और चौथा पहिया हमने नाम दे दिया। ये क्रमशः क्या करेंगे, नीचे की ओर बल लगाते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रतिक्रिया बल मिलती है। उसे क्या नाम दे दिया हमने, देखिए अगले अक्ष पर मौजूद है तो उनमें प्रतिक्रिया बलों को हम समान मानेंगे। ठीक है, इसे हमने प्रस्तुत कर रखा है, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, R1 और यहाँ पर R1 के रूप में ही। इसी तरह पिछले पहियों में उनके द्वारा प्रतिक्रिया बल के मान को यहाँ पर कुछ इस तरह, और प्रतिक्रिया बल जो लग रहा है उसे क्रमशः R2 और R2 ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेंगे, अब देखिएगा कि भारों को हम किस प्रकार से संतुलित कर पाते हैं। भार जो है केंद्र पर, इसे और सरलतम रूप में हमने लिखा, तो सीधे देखिए एक रेखा हमने बना दी, नीचे से ऊपर की ओर हमें प्रतिक्रिया बल सबसे किनारों पर पहियों द्वारा प्राप्त हो रही है, वो है R1 धन R1। ठीक है, ये तो हमें मिला। और जबकि भार क्या है, इसका भार है नीचे की तरफ भार को हमने नीचे लिखा, ये बनता है भार नीचे की तरफ। इसे हम किससे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम W से प्रस्तुत कर रहे हैं। और वहां पर ऊपर हमें फिर से दूसरे पिछले पहिए पर भी इसकी दूरी कितनी मिलती है, यहाँ पर प्रतिक्रिया के तौर पर R2 धन R2। इस प्रकार संतुलन की अवस्था हम किस प्रकार रखें, देखिए ये हमें पिछले पहिए को बता रहा है जो पहिया 4 और पहिया 3 को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर पहिया 1 और पहिया 2 को, जहाँ जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र को जिसे हमने O से प्रेषित कर रखा है। अब संतुलन की अवस्था की बात करें तो संतुलन अवस्था में इनका मान क्या होगा, द्रव्यमान के रूप में। ऊपर के लिए द्रव्यमान कितने हैं हमारे पास, इसे हमने 2 R1 लिख दिया धन 2
R2 लिख दिया, जिनकी दिशा ऊपर की ओर है, और उसे संतुलित कौन कर रहा है? उसे संतुलित कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा कार का भार। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 के रूप में। तो समीकरण 1 हमने इसे नाम दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें देखना होगा गुरुत्वीय जो केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र जिसे हमने O से प्रेषित कर रखा है, उसके प्रति दोनों स्थितियों पर दोनों पहियों द्वारा प्रतिक्रिया बल एवं गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरियां हमें कितनी मिली थी? यहाँ पर इसका मान था 1.05 मीटर के रूप में, हम इसे बना देते हैं। और इसी तरह तीसरा और चौथा पहिया था, उसका गुरुत्व केंद्र से दूरी 0.75 मीटर है। तो हम इसके लिए आघूर्णों की गणना करेंगे। देखिए, हम सापेक्ष लेंगे गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, अर्थात O के सापेक्ष। क्या लेना है हमें? हमें लेना है आघूर्ण। तो हमें इसे किस प्रकार देखना होगा? आघूर्ण के मान क्या होंगे? देखिए, 2r1 हमने लिया, गुणा किया 1.05 दूरी से, और चूंकि उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पर इसकी दिशा कुछ यहाँ पर बनती है घड़ी की दिशा के अनुदिश, मतलब दक्षिणावर्त। और इसी तरह दूसरा जो प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा लग रहा है? वो लग रहा है तीसरे और चौथे पहिए द्वारा या पिछले पहिए द्वारा। उसका यहाँ पर दिशा अलग होगा, तो हम उसे दूसरे पक्ष में लिखते हैं 2r2 गुणा, इसका मान होगा 0.75। अब देखिए इसे हल किस प्रकार से किया गया। 2 और 2 के मान कटे और हमने R1 R2 की तुलना करी है, तो R1 बराबर कितना होगा? 0.75 बटे 1.5, अर्थात 1/2 के रूप में आता है। यहाँ पर बनेगा R2। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो मान मिलेगा हमें प्रतिक्रियाओं बल के रूप में इनका संबंध हमें R1 बराबर कितना मिलता है? 5:7 R2 के रूप में। अब देखिए इसे भी हमने ले लिया और इसे हम देते हैं समीकरण 2 नाम। समीकरण 2 का मान हमें समीकरण 1 पर रखना होगा। समीकरण 1 पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो भार है W के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे हमें 9.81 से गुणा करना होगा भार बनाने के लिए, क्योंकि मान हमें किलोग्राम पर दिया हुआ है। तो देखिए समीकरण 1 से हम मानों को रखते हैं। समीकरण 1 से क्या मान होंगे, इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 2r1 लिखा, तो 2 किया हमने। R1 का मान हमारे पास कितना? 5:7 R2 के रूप में, और यहाँ पर हमारे पास 2r2 मान मौजूद है। W का मान हमारे लिए कितना? 1800 गुणा 9.81। इस प्रकार इसे हमने हल किया। उभयनिष्ठ हमें निकालने हैं, तो उभयनिष्ठ हमने निकाला 2r2 के रूप में, और यहाँ पर बनता है 5:7 धन 1। और यहाँ पर इसे हल करते हैं, चूंकि न्यूटन में मान होगा, इसका मान होगा 17,640 न्यूटन में मान इसका होगा। तो R2 का मान हमें हल करने के पश्चात कितना मिलता है? अंतिम रूप से इसका मान आता है 5145। जो प्रतिक्रिया बल है किस में होगा? मान न्यूटन में होगा। तो न्यूटन में हमें इसका मान मिल गया। किसके द्वारा? R2 हमें किसको बता रहा है? पिछले पहियों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया बल को। इस प्रकार समीकरण 2 में हम इसके मान को रख देते हैं, तो हमें R1 का मान इस प्रकार समीकरण 2 से R1 का मान हमें कितना मिलेगा? R1 बराबर है 5/7 गुणा 5145 न्यूटन। अब हमने हल किया इसे, तो इसका मान R1 हमें कितना मिलता है? R1 के रूप में जो प्रतिक्रिया बल है पहले पहियों द्वारा जो प्राप्त की जाती है पृथ्वी से, 3675 न्यूटन के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक पहिए के द्वारा अगले पहिए के द्वारा प्रत्येक पहिए पर प्रतिक्रिया बल का मान 3675, और दूसरे के लिए पिछले पहियों पर प्रत्येक पहिए द्वारा 5145 न्यूटन का बल प्रतिक्रिया बल के रूप में प्राप्त होता है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।